नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जहां पर आपको कोई भी खबर मिलती है सबसे तेज सबसे सटीक। तो अगर आपको कोई भी खबर सबसे तेज चाहिए रेलवे से संबंधित, तो आप हमारा रेलवे का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे रेलवे एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल, रेलवे एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल, है ना। और इसको सर्च करके तुरंत ही इसको ज्वाइन कर लेंगे। और अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद मैं रेलवे का नोटिफिकेशन बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों के लिए कल से प्रारंभ हुआ है अपना स्टेशन बैच, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें पूरी क्लासेस 4 महीने का बैच है और ये पूरा का पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया जाने वाला बैच है। आप देखेंगे कल से प्रारंभ हुआ। कल मैंने साइंस से स्टार्ट किया है ना, और टाइमिंग है इसकी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम को डेली 5 से 8, है ना। और आज क्लास चलेगी आपकी नंबर सिस्टम के, आरआरबी एनटीपीसी में नंबर सिस्टम के, है ना, जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे, है ना, वो सारे आज कपिल सर पढ़ाने वाले हैं। और कल साइंस से इन 10 चैप्टर से कार्य ऊर्जा मात्रक मापन, इन 10 चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए थे कल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट तरीके से पढ़ाया था, ठीक है ना। तो रोज जुड़िए शाम को 5 से 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को बताना। तो ये नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है ना, कल आपका ये पब्लिश हुआ था, तो आज ये जारी हुआ है, आप देख पाएंगे यहां पर। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, यानी आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आवेदन जो है 16 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक रहेगा। तो आज से आपका आवेदन ये प्रारंभ हो जाएगा। टोटल पोस्ट इसकी है 24 यानी 2424 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है ना। अब ये वैकेंसी सेंट्रल रेलवे ने निकाली है, यानी कि यहां पर आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको सेंट्रल रेलवे यानी कि मुंबई वाले एरिया में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। ये वैकेंसी आपकी, है ना, अप्रेंटिस की है, जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे, है ना। तो सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस की वैकेंसी है। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपके, है ना, 10th में जितने मार्क्स होते हैं, है ना, 10th के जितने मार्क्स होते हैं, और आईटीआई आपने किया होता है, तो आईटीआई इसमें करना बहुत जरूरी है। तो आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो मेरिट कैसे बनती है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन विल बी, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा आराम से, देखिएगा। यहां पे कह रहा है selection will be on the basis of merit list prepared in the respect of all the candidates who apply against the notification। यानी जहां पे जो सिलेक्शन का बेस होता है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। और ये मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आपके क्लास 10th में कितने मार्क्स थे, यहां पे लिखा होगा, यहां पे देखेंगे लिखा है the merit list which will be prepared on the basis of percentage of marks in matriculation with minimum 50% aggregate marks। यानी कि कम से कम कक्षा 10 में आपके कितने, है ना, 50% से ऊपर मार्क्स तो होने ही चाहिए, प्लस इसके साथ आपके आईटीआई के जो मार्क्स होंगे उसको जोड़कर फिर पैनल डिसाइड करता है कि किसको, है ना, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। अब यहां पर आप कहेंगे सर, जैसे कि एक बात मान के चलिए कि सर मेरे मार्क्स और मेरे दोस्त के मार्क्स, है ना, मेरे आईटीआई में मार्क्स और मेरे किसी दोस्त के मार्क्स अगर बराबर हो गए तो सर सिलेक्शन किसका होगा, ये बताइए जरा सा। तो फिर सिलेक्शन उसका होगा जो एज में बड़ा है। यहां पे लिखा गया है अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद के दौरान, इन द केस ऑफ, लिखा है इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विद द ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। यानी कि जो आपसे उम्र में बड़ा है ना, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर सर उम्र भी समान हो जाती है तो जिसने हाई स्कूल सबसे पहले पास किया है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। सर अगर ये सब सेम हो जाता है तो फिर जिसने पहले फॉर्म अप्लाई किया होता है ना, आपने पहले किया दूसरे ने बाद में किया, तो जिसने पहले फॉर्म अप्लाई किया होता है उसको फिर कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। फिर यहां पर आपको पता चल गया, इसलिए आप डोंट डू टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, यानी कि लास्ट मिनट रश को छोड़िए कि जब लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की तभी मैं फॉर्म भरूंगा, जितनी जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको और बताता हूं कि जैसे यहां पर दी है क्लस्टर और दी है यूनिट, है ना, तो आपको किसी एक ही क्लस्टर को चुनना होगा और उस क्लस्टर में, है ना, जितनी यूनिट्स हैं उसको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे कि आप ये क्लस्टर दिए हुए हैं तो आप मुंबई क्लस्टर से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप,
है ना, भुसवाल से भर सकते हैं, पुणे से भर सकते हैं, नागपुर से भर सकते हैं या सोलापुर से भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान के चलिए ना सोलापुर से भरा तो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट और है ना कुर्दुवाली वर्कशॉप, है ना कुर्दुवाली वर्कशॉप, तो ये सब जो यूनिट दी हैं, तो यूनिट में आपको कौन सी यूनिट में जाना है इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने क्लस्टर मुंबई से भरा तो इतने यूनिट में आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप इसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, तो प्रेफरेंस ए बी सी डी इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति एक ही क्लस्टर से भर सकता है, वो एक व्यक्ति या ही एंड सी, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ना, तो एक ही जगह से भर सकता है। यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली वन क्लस्टर, ही सी कैन गिव प्रेफरेंस, है ना, फॉर, है ना, द यूनिट फॉलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल जुरिसडिक्शन ऑफ द क्लस्टर ओनली, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहां पर वैकेंसी दी हुई है, किसकी कितनी वैकेंसी है। कैरेज एंड वैगन की बात की जाए, है ना, तो ट्रेड्स, है ना, यहाँ पर दी गई है और यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, किसकी कितनी वैकेंसी है यहाँ पर दिया गया है सारी चीजें, है ना। फिर आईटीआई पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन, यदि फिटर का कर रहे हैं तो फिटर में पास होना चाहिए, वेल्डर कर रहे हैं तो वेल्डर में पास होना चाहिए, आपका आईटीआई होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। फिर कल्याण डीजल सेट की बात कर रखी है तो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। फिर कुर्ला डीजल सेट की बात दे रखी है ना। फिर सीनियर डी, इस प्रकार से यहाँ पर किसमें कितनी वैकेंसी है और किसमें आपको अप्लाई करना है, ये यहाँ पे पूरी वैकेंसी की डिटेल दे रखी है ना। जिसमें वैकेंसी आपको लगता है, जहां पर क्लस्टर जो आप चूज करेंगे वो क्लस्टर चूज करके और आप जिस आईटीआई आपने जिसमें किया है वहां से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद और भी नीचे आते हैं, ये पूरी लिस्ट में आपको रेलवे एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद eligibility candidate, the candidate should have completed 15 year of age and should not have complete 24 year of age as on 15 जुलाई 2024। यानी यहां पर जो मिनिमम एज है वो 15 साल है, जो मैक्सिमम एज है वो 24 साल है। फिर इसके अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं, और 3 साल का मिलेगा यदि आप OBC कैटेगरी के हैं। अब यहां पर साफ साफ दे रखा है जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इनके बीच में पैदा होने चाहिए, 15 जुलाई 2000 से लेकर 15 जुलाई 2009, है ना। जनरल कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए दे रखा है 15 जुलाई 1995 से पहले नहीं पैदा होने चाहिए और 15 जुलाई 2009 के बाद नहीं। फिर ST कैटेगरी के लिए 15 जुलाई 1995 से पहले नहीं, 15 जुलाई 2009 के बाद नहीं, 15 जुलाई 1997 से पहले नहीं, 15 जुलाई 2009 के बाद नहीं। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी पर्सन के लिए जो अपर एज लिमिट में छूट है वो 10 साल की है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर बात हो गई है। फिर इसके बाद पेमेंट फीस 100 रुपए करेंगे, नॉन रिफंडेबल होगा, 100 रुपए फॉर्म फीस भरेगी आपकी। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हाउ टू अप्लाई आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। आधार कार्ड हो गया, फोन नंबर हो गया, आपकी जो फोटोग्राफ है वो होनी चाहिए। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है DPI साइज क्या होना चाहिए, JPG होना चाहिए, फाइल शुड भी 20 KB से 70 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फिर कह रहा है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे आपको वो ये हैं। सबसे पहले 10th की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फिर इसके बाद आपको 10th का, है ना, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे 10वीं की आपकी जो सर्टिफिकेट होगा या मार्कशीट होगी या सनद होगी वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल, है ना, यानी कि जो आपके ITI की ट्रेड जो आपने पास की है उसका आपको करना पड़ेगा। फिर इसके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और SCVT। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं, OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप क्या नाम है, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग कोटे का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि नो ऑब्जेक्शन वो जो सर्टिफिकेट होता है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज स्टेट अबव ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी विदाउट विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द डॉक्यूमेंट। यानी कहने का मतलब ये है जब आपका DV होगा तो DV में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप वहां पर जब DV हो रहा था ना तो आप वहां पे अपने फोटोकॉपी लेकर गए हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी अकम्प्लीट बाय एन अटेस्टेड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश और हिंदी। यदि आपका जो
ऑल इंडिया लेवल पर है। यदि आप का जो सर्टिफिकेट है ये हिंदी इंग्लिश के अलावा और किसी लैंग्वेज में है तो वो अटेस्टेड होना चाहिए और ट्रांसलेटेड होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट और रिसिप्टेंट यहाँ पे दे रखा है सारी चीजें। फिर ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड यहाँ पे सब दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो जो बेसिक बेसिक बातें वो सब मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन नॉर्मल वाला बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट का जो आपका प्रोफॉर्म है वो आपका आ जाता है यहाँ पर। तो ये आपकी वैकेंसी है रेलवे की। और एनटीपीसी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी अगस्त में ही जारी की जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी करनी है, तभी आप पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं हो पाएंगे। बहुत भीड़ होती है, बहुत होड़ होती है, बहुत कंपटीशन होता है, तो पहले तैयारी करेंगे तभी कुछ होगा। धन्यवाद।